Good evening students, welcome back to Perfection IS. So today's topic is United Nations Security Council and its reforms. This is the 9th topic in the row. अभी तक अपन ने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर्स में इस साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कंप्लीट किए हैं अपन ने, स्टार्टिंग फ्रॉम G20 टू ग्लोबल साउथ, ठीक है, क्वाड, SCO, बिम्स्टेक, ऑकस, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने किया UNFCC, COP27, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आज हो गया ये UNSC। और इससे पहले अपन कर चुके हैं ये अपना IMF नहीं, शायद वर्ल्ड बैंक किया था, ठीक है। तो ये सारे WTO, शायद WTO किया था, वर्ल्ड बैंक नहीं, ठीक है। तो ये सारे अभी तक जितने वीडियोस हैं आप देख लेना। सो अभी अपन बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। क्यों इंडिया जो है हमेशा हर बार स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 टू 2023 क्यों इंडिया अपने आप को इसमें सबसे प्रबल दावेदार मानता है, क्यों इंडिया चाहता है कि यस वी आर द बेस्ट एलिजिबल कंट्री टू बी इन दिस P5 ग्रुपिंग, राइट। हम देखेंगे कि इंडिया ने अभी तक क्या क्या किया है वर्ल्ड लेवल पे। पीस कीपिंग जो फोर्स हैं, डिफरेंट मिशंस पे हम लोग जाते हैं, सूडान जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं। जब जहाँ भी दुनिया में टर्बुलेंस होता है तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रंट रनर फोर्स टू हेल्प व्हेन द वर्ल्ड इज़ डिस्टेबलाइज्ड, या जहाँ भी आप लगता है कि इट्स मैंडेटरी टू रिस्टोर द पीस, राइट। तो उसमें यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई भी फैसला बाइंडिंग होता है सारी कंट्रीज पे, ठीक है। टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 5 परमानेंट जिनको P5 कहते हैं, बाकी 10 रोटेटिंग बेस पे मेंबर बनते हैं। कभी अफ्रीकन कंट्रीज से दो कंट्रीज हैं, साउथ एशिया या एशियन कॉन्टिनेंट से ले लिया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ले लिया, यूरोप से ले लिया, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ले लिया। तो इस तरह से रोटेटिंग बेस पे जो कंट्रीज़ होते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा 2021 2022 इंडिया के पास इसकी चेयर थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स बैकग्राउंड से। India has been actively pursuing its quest to be included in the reformed United Nations Security Council for many years। मतलब भारत जो है वो कई सालों से क्वेस्ट, मतलब इस जिद्दोजहद में है कि हमको जो है इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए, बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं वर्ल्ड की अभी करंट के टाइम पे, उनमें इंडिया जो है एक एमर्जिंग प्लेयर है या एक एमिनेंट प्लेयर है। इसलिए इंडिया इज़ द बेस्ट सूटेबल कंट्री या बेस्ट एलिजिबल कंट्री टू बी द पार्ट ऑफ दिस P5 nation. The current permanent members of the Security Council are the 5 nations I already told you were made permanent members in the charter when the United Nations was founded. जब UNO founded हुआ था 1948 में परमानेंटली, उसी के बाद से these countries were in the victors of the World War II and China were their allies. मतलब ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं P5 में, या तो वो वर्ल्ड वॉर 2 की विजेता जो कंट्रीज हैं वो, और उसके अलावा चाइना है। तो P5 में अभी कौन कौन है आगे चल के हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द UN इज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे मेन एम ये है कि आपको मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हम लोग भी UNO के अंदर मामला लेके चले गए थे, J&K का, नेहरू साहब कश्मीर का मामला लेके गए थे, उस पर एक दिन किसी दिन पूरी क्लास कर देंगे।
इट्स पावर इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसके क्या क्या पावर है? पीस कीपिंग ऑपरेशन, जहां जहां दुनिया में पीस कीपिंग ऑपरेशन जैसे अफ्रीकन नेशंस में ज़्यादातर जरूरत पड़ती है, तो वहां वहां ये एक परमानेंट बॉडी है इसकी, जो कि ये चेक करती रहती है कि कहाँ कहाँ पीस कीपिंग ऑपरेशंस की जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, जिन कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाने की ज़रूरत है या रोक लगाने की ज़रूरत है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, या जैसे मान लो किसी कंट्री में, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट के ऊपर ब्लैक लिस्टेड हो जाती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी देश की किसी ऑर्गेनाइजेशन को सैंक्शन कर देता है, उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की फंडिंग उस देश के द्वारा अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को होती है, तो वो लिस्ट टास्क में मतलब दे कैन टेक, this organization can take it up to the task to that particular country, and the authorization of the military action through the security। और military action किसी कंट्री पे होगा कि नहीं होगा, वो एक्शन भी अगर वॉर की सिचुएशन बन रही है तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इट इज द ओनली यूएन बॉडी अथॉरिटी टू इशू द बाइंडिंग रिजोल्यूशन टू द मेंबर स्टेट्स। मतलब ये एकमात्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी बॉडी है जो कि बाइंडिंग रिजोल्यूशन, मतलब अगर कोई रिजोल्यूशन आ गया तो दैट इज बाइंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट, मतलब मानना ही पड़ेगा। अभी कौन कौन मेंबर हैं मैंने क्या बताया था, या तो वर्ल्ड वॉर 2 के विजेता हैं या फिर चाइना एज उसमें। तो अभी कौन कौन है P5 में, ये याद रखने, US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना। ये P5 है। बाकी जो 10 हैं वो रोटेटिंग के हिसाब से उनको भी जो है चेयर मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस परमानेंट मेंबर्स कैन हैव अ वीटो ऑन सब्सटेंटिव सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इंक्लूडिंग दोज ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर स्टेट्स कैंडिडेट फॉर द सिक्योरिटी जनरल। वीटो पावर इसी को तो कहते हैं। जैसे हम लोग हमेशा नॉर्मल डिबेट्स में आप लोगों ने सुना होगा लेमैन की भाषा में कि इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं है। इंडिया इसीलिए तो P5 में आना चाहता है ताकि इंडिया के पास जो है वो वीटो पावर आ जाए। तो वीटो पावर के अभी किन कंट्रीज के पास है? इन 5 कंट्रीज के पास है। दूसरी चीज, अगर इस ग्रुप में कोई भी दूसरा मेंबर ऐड होना होगा तो वो इन लोगों की इजाज़त के बिना ऐड नहीं हो सकता। US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना। अगर इन 5 कंट्री में से एक कंट्री भी मना कर देता है तो उस कंट्री को जो है वो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। यही गेम इंडिया के साथ हो रहा है। तो इसीलिए मैं आगे आपको बताऊंगा, G4 करके एक कंट्रीज़ का ग्रुप बना हुआ है। वो G4 कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी इस जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसका हिस्सा बनाया जाए। वो G4 कौन से कंट्रीज़ है वो आगे डिस्कस करेंगे। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं दे आर वेरी पावरफुल, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड ऑन द रीजनल बेसिस टू सर्व 2-year टर्म्स। मैंने आपको बताया 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो रीजनल बेसिस पे 2 साल के लिए चुने जाते हैं। मैंने आपको बताया इंडिया कब चुना गया था, 2020 से 2021 तक, या 2021 से 2022 तक, वो आप एक बार चेक कर लेना। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज 2022 टू 2021। फिर उसके बाद द बॉडीज प्रेसिडेंसी रोटेट्स मंथली अमंग इट्स मेंबर्स। जो प्रेसिडेंसी की जो बॉडी है वो रोटेट करती है मंथली बेसिस अमंग द मेंबर्स। फिर उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म एजेंडा, मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो रिफॉर्म चाहिए उसका एजेंडा क्या है। द करंट नेगोशिएशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ 62/557 which was adopted in 2008. It defines 5 key issues for the reform. क्या 5 कौन से की एरियाज हैं? नंबर 1, कैटेगरीज ऑफ द मेंबरशिप, किसको मेंबरशिप देनी है। क्वेश्चन ऑफ द वीटो, वीटो किसके पास है, कब इस्तेमाल करना है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, किसी कंट्री के पास है कि नहीं है। अभी जैसे एशिया में सिर्फ चाइना के पास है, यूरोप में यूके और फ्रांस के पास है, रशिया के पास भी है, ठीक है, और नॉर्दर्न अमेरिका में सिर्फ यूएस के पास है। साउदर्न अमेरिका जो पूरा कॉन्टिनेंट है उनके पास है ही नहीं, और इधर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं है। तो ये जो मेन इशू है रिप्रेजेंटेशन का है कि भैया सिर्फ 193 कंट्रीज में से जो पावर होल्डिंग है वो सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास है। सो विच इज मेकिंग ए मेजर पावर इम्बैलेंस
between the countries. फिर उसके बाद में the size of an enlarged security council and its working methods, the relationship between the security council and the general assembly. जो relation है, क्या relation होगा security council के बीच में और जनरल असेंबली के बीच में, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ये दोनों मेक श्योर करेंगे कि दोनों में जो भी चर्चाएं हो रही हैं या जो भी टेबल टॉक्स हो रहे हैं या कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कैसे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, कैसे स्मूथ गवर्नेंस हो सके इन दोनों आपस में ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद में द वाइडेस्ट पॉसिबल पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस ऑल्सो इन 1998 द United Nations General Assembly already agreed that the support of the 2/3 of the UN member state is sufficient. मतलब 2/3 सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। होता क्या है, इंडिया की जब भी मेंबरशिप की बात उठाता है यूएसए, रशिया भी सपोर्ट कर देता है, चाइना मना कर देता है या यूके मना कर देता है, तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। और सपोज करो रशिया और यूएस जब साथ दे देते हैं तो यूके मना कर देता है, चाइना मना कर देता है, फ्रांस अगर मान लो साथ आ भी जाए, अगर दो कंट्रीज हैं, इस वजह से इंडिया को हमेशा बार बार 95% ऑफ द केस में देखा गया है चाइना इज द बिगेस्ट ब्लॉकेड फॉर इंडिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस P5 ग्रुपिंग, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं, येट इवन इफ द कंडीशंस मीट एनी ऑफ द P5 will still be the able of the veto the final result. For example, China and Russia have previously stated that the reform should be based on the consensus, not on the majority vote. मतलब चाइना और रशिया ने ये डिसाइड किया था पहले भी कि जो किस बंदे को मेंबरशिप दी जाएगी, किस कंट्री को मेंबरशिप दी जाएगी, वो मेजॉरिटी वोट के हिसाब से नहीं दी जाएगी। मतलब 3/5, 4/5 कि 2/5 कि 1/5, इस हिसाब से नहीं दी जाएगी। आपस में डिस्कस कर लेंगे, अगर सब एग्री हैं, सब लोग एग्री हैं, तो हम इनको मेंबरशिप दे देंगे। होता क्या है, इंडिया के लिए यूएस जब बैकिंग करता है तो चाइना कहता है कि ठीक है, हमें इंडिया को P5 बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को भी ऐड करो, या किसी ऐसे कंट्री का नाम ले देता है जिससे यूएस एग्री नहीं करता है। तो फिर होता क्या है, कट पिटा के इंडिया बाहर हो जाता है हर बार। यही खेल चलता आ रहा है पिछले 70 साल से। फिर उसके बाद अभी ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ टू रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब ऐसा क्या है कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनेशनल एरिना के अंदर पीस कीपिंग फोर्स के, मतलब जो कैसे पीस रहे आपस में कंट्रीज़ के अंदर, या फिर जहां भी मिलिट्री एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है। उसके बाद ये लोग कोई भी रिजोल्यूशन पास करते हैं बाइंडिंग, वो बाइंडिंग इन नेचर होता है, मतलब वो मानना ही मानना पड़ता है कंट्री का। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया क्यों आना चाहता है? अच्छा, इंडिया आ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्यों इंडिया, देखो जब बात आती है कि भैया सब पीस कीपिंग फोर्स भेजो, तो कोई कंट्री अपनी पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजता है। हिंदुस्तान हमेशा इकलौता कंट्री है जो हमेशा हाईएस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर्स जिसके शहीद हुए पीस कीपिंग फोर्स में, दैट इज़ इंडिया। फिर भी उसके बावजूद भी दुनिया में कहीं भी बाढ़ आती है, कुछ भी आती है, या इंटरनेशनल एरिना में ज़रूरत होती है इंडिया की, इंडिया हमेशा नंबर 1 पे खड़ा रहता है नेगोशिएट करने के लिए। उसके बावजूद भी इंडिया को जो P5 की मेंबरशिप नहीं दी जा रही है, दैट इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर इंडिया। और इसने कैसे जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट किया है यूएन में ओवर द ईयर्स, फिर इसके बाद हम ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे। रिफॉर्म्स लॉन्ग ओवरड्यू, मतलब रिफॉर्म्स जिनकी बहुत सालों से ज़रूरत है। इट वॉज एक्सपेंडेड ओनली वंस इन 1963 टू एड 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 1963 में एक बार, पहली बार ऐसा हुआ था, जैसे अभी 10 हैं तो उसमें से 1963 में 4 को ऐड कर लिया गया था। ऑल्दो द ओवरऑल मेंबरशिप ऑफ द यूएन हैज़ इंक्रीज्ड from 113 to 193, but no change in the composition of United Nations Security Council। मतलब ये जो अब 193 मेंबर हो गए हैं, लेकिन जो P5 पहले से थे वो आज भी P5 है। फिर द क्राइसिस ऑफ द लेजिटिमेसी एंड द क्रेडिबिलिटी। क्राइसिस है किस चीज़ का? लेजिटिमेसी, वेदर
क्या इन 193 देशों के हाथ में इतना पावर देना ठीक है कि सॉरी इन P5 कंट्रीज़ के हाथ में इतना पावर देना ठीक है कि बाकी ये सब लोगों का मुकद्दर तय कर सके 193 कंट्री? तो इस ऑर्गेनाइजेशन की लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी जब दुनिया के इतने कंट्रीज़ हैं और ये सिर्फ 5 कंट्रोल कर रहे हैं? और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? अगर बड़े बड़े इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं और ऐड होंगे तो इसकी दुनिया में साख भी बढ़ेगी, औरों को भी मौका मिलेगा, औरों को भी चांस मिलेगा ग्रो करने का कि भाई हम लोग भी में मेंबरशिप में इसके पार्ट हो सकते हैं। अगर आप एकदम से ब्लॉकेड कर दोगे तो फिर इसकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी एकदम खत्म हो जाएगी। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग इट्स इंटरवेंशन इन द लीबिया एंड सीरिया इन द गाइज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू पुट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देखो, आपने मालूम होगा लीबिया वॉर में क्या हुआ, कैसे अमेरिका ने लास्ट में लीबियन वॉर में क्या हुआ, जहाँ गद्दाफी, आपने नाम सुना होगा, डिक्टेटर था लीबियन देश का, राष्ट्रपति था वहाँ का गद्दाफी, जिस लीबियन आर्मी को खड़ा करने में यूएस का हाथ था। जैसे मैंने आपको बताया, अफ़गानिस्तान में पहले रशिया थी, तो रशिया को हटाने के लिए अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया, फिर उसी तालिबान ने अमेरिका की जड़ें खोद दी और आज अमेरिका की क्या हालत हो गई, अफ़गानिस्तान को छोड़ के भागे रातों रात। क्यूबियन क्राइसिस में भी यही हुआ, वियतनाम वॉर में भी इन्होंने सेम ऐसा ही सीरिया में भी किया और आज भी ये मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं। लीबिया में गद्दाफी को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे ज़्यादा आर्मी का हाथ था और लास्ट में जब मॉब लिंचिंग में, सोचो किसी एक देश का राष्ट्रपति मॉब लिंचिंग में मारा जाए, गद्दाफी को लास्ट में, एक आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, एक नाले के अंदर घुसा हुआ था, एक टनल के अंदर, वहाँ पे उसको उसी के देश के लोगों ने घुस के मारा। मतलब ये लोग अमेरिका में इनका एक ग्रुपिंग होता है हमेशा, वाइट हाउस के लिए जो काम करता है वो तख्ता पलट कर देता है किसी भी देश का। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए एक ऐसे आदमी को जिस पे अभी आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर एक तख्ता पलट हुआ था, किसका हुआ था? जो एक पहले पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बॉलर भी थे, फिर उसके बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, ठीक है, इमरान खान साहब। इमरान खान ने भी उस आदमी पे ब्लेम लगाया। ये जो आदमी है जो तख्ता पलट करने के लिए मशहूर है अमेरिका में, इसके बारे में आप सर्च करिए और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर, इसने भी उसी आदमी के ऊपर आरोप लगाया था कि अमेरिका है इसके पीछे मेरा तख्ता पलट करने के लिए, ठीक है। तो लीबिया में भी सेम ऐसा ही हुआ। सीरिया के अंदर भी आपको पता होगा सीरियन वॉर में क्या हो रहा है, सीरिया को सपोर्ट कर रहा है कौन? रशिया, और बाकी कंट्रीज का सपोर्ट है यूएस को। रशिया इज प्लेइंग विद एसिड और आज इन दोनों की टसल के बीच में सीरिया बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। आज आप देखो यूट्यूब पे वीडियो कभी सर्च करके, सीरिया के शहर तबाह हो गए। सीरिया पे किसने कब्जा कर लिया? आईएसआई ने। ठीक है, फिर उसके बाद में आईएसआई कौन है? आईएसआई तो पाकिस्तान की एक एजेंसी है, जैसे भारत की एक रॉ एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, वैसे पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई। फिर उसके बाद इमर्जिंग इश्यूज क्या क्या हैं अभी? इश्यूज सच एज ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, डीपनिंग इकोनॉमिक independence, worsening environmental degradation, also call for effective multilateral negotiation for the reforms, yet all critical decisions are still being taken by the veto widening permanent members of the Security Council। आज दुनिया के अंदर एक जो इकॉनमी है वो इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई है। दूसरी बात क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। जैसे आपको मालूम होगा COP25 हुआ था पेरिस में, पूरी दुनिया भर के कंट्रीज़ बैठे थे। इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई डेवलपिंग जो कंट्री हैं या गरीब कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इनको हम पैसा देंगे। लेकिन इतने साल हो गए उस बात को, 4-5 साल हो गए, अभी तक उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई उसकी। 9 लोगों को अभी तक पैसा मिला। तो आज ट्रांसनेशनल थ्रेट्स भी हैं, बॉर्डर थ्रेट्स भी हैं, कैसे जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो एक दूसरे की कंट्री में घुस जाते हैं। तो ये सब डिस्कस, इतने वाइड इश्यूज़ हैं, इन सब को डिस्कस करने के लिए जिन कंट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अगर वही इसके मेंबर नहीं होगा तो फिर इन कंट्रीज़ जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दुनिया में आज जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ की वजह से हो रही हैं, या यही कंट्री जो हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि पूरी दुनिया में जो है आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर यही कंट्री उस ग्रुप में नहीं रहेंगे तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी। फिर कैसे जियोपॉलिटिक्स आज के टाइम पे चेंज हो रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
still reflects the geopolitical architecture of the World War II. Despite the change in the power relation in the world, the developing nation include India now play a larger role in both international economy politics, yet are not represented in the form. आज देखो कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में एक ज़माने में मैंने आपको बताया ब्रिटेन का जो झंडा था वो 2/3 दुनिया के ऊपर लहराता था, लेकिन जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स ख़त्म हुए, एक ज़माने में रोमन एम्पायर हुआ करता था, फिर ब्रिटिश एम्पायर हुआ, पूरी दुनिया में हमेशा, चाहे इजिप्टियन एम्पायर देख लो, पूरी दुनिया में कभी भी किसी एक आदमी ने राज नहीं किया इस दुनिया पे, एम्पायर्स ने राज किया है ना। हमेशा हम ये लोग चीज़ पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आप देखो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हुआ, फिर यूएसए आया, फिर रशिया आया, फिर यूएस और रशिया कोल्ड वॉर के बाद में इन लोगों को भी लगा कि भाई पूरी दुनिया जो है अब इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट हो गई है, सिर्फ सारा जो खेल है वो इनके हाथ में भी नहीं बचा, और आज इंडिया जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है। आज इंडिया को इग्नोर कर पाना मुश्किल है। आज आप देखो इंडिया के जो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सब के CEO जो हैं वो आज इंडियंस हैं। आज आप देखो इंडिया की सर्विस सेक्टर इतना बड़ा है, और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत के लोग आज अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट तक बन रहे हैं। और आज ही के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि इस बार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक हिंदुस्तानी आदमी ने मेहता करके आज ही न्यूज़पेपर में आया, जो इस बार 2024 में रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकन प्रेसिडेंट का दावा ठोक रहा है। तो आज आप देखो वाइट हाउस के अंदर दिवाली तो बना रहे हैं, ट्रंप के टाइम पे दिवाली आपने देखा होगा, ट्रंप ने दिए जलाए थे। तो आज इंडिया का वैल्यू पूरी दुनिया में इतना बढ़ गया है, इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई है, बावजूद उसके आज हम P5 में मेंबर नहीं है। तो ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है, ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है, और ये इसका इनका ड्यूअल नेचर भी बताता है इन कंट्रीज़ का, कि कैसे ये लोग जो हैं इंडिया के साथ दे आर प्लेइंग डिप्लोमेटिकली। बट नाउ इंडिया इट्स वेरी impossible to stop India's growth, right? Very soon India will become 3rd largest economy in the world. अभी 5th है, सॉरी, फिर 3rd बन जाएगी। तो इट्स वेरी, आने वाले टाइम में 2050 तक इंडिया विल बी द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यूएस को सरपास कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से कैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है उसके संदर्भ में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर इनइक्विटेबल इनकम एंड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कैसे रिसोर्स का दुनिया में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर दूसरी बात जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आज इस P5 में आप बताओ अफ्रीकन इसके अंदर जो कॉन्टिनेंट है इसमें 54 देश हैं, 54 देश हैं। ये बड़ा एक शर्मनाक विषय है कि इन 54 देश में से एक भी ऐसा देश नहीं है जो इसमें मेंबर हो। एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर सिर्फ चाइना है। फिर उसके बाद में भाई आप साउथ अमेरिका में देख लो कितने कंट्री हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, उरुग्वे है, पैरुग्वे है, चिली है, बोलीविया है, इतने कंट्रीज़ हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका में आप देख लो अमेरिका के अलावा कोई नहीं है, ना ये कनाडा है, ना मैक्सिको है। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देख लो जो कि बहुत दुनिया में इनसे भी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, not in terms of economy but in terms of environment, in terms of technology, but still they are not the members of this so called P5 grouping. फिर द मेजर इकोनॉमीज रीजनल पावर्स लाइक जर्मनी, देखो जर्मनी नहीं है यूरोप से, जापान और इंडिया कितना बड़े कंट्रीज हैं एशिया से, ब्राज़ील इन द लैटिन अमेरिका, नॉट येट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिमिलरली देर इज नो परमानेंट मेंबर फ्रॉम अफ्रीका डिस्पाइट द फैक्ट 75% इज वर्क फोकस्ड ऑन अफ्रीका, इट हैज़ नो परमानेंट। 75% इन लोगों का काम है जो यूएन का काम है या यूएन के मिशंस चलते हैं। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे यूनेस्को के हों चाहे यूनिसेफ के हों, इनके इतने 75% इनके जो मिशन चलते हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए चलते हैं। 54 देश हैं पर एक भी मेंबर नहीं है इनमें से। दिस इज़ द मैटर ऑफ शेम फॉर देम। ना हाउ द जियो पॉलिटिक्स, अच्छा नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दिया इन लोगों ने। नॉर्थ साउथ डिवाइड, देखो नॉर्थ साउथ डिवाइड में क्या होता है बेसिकली, जैसे हम ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं, हमेशा जो साउथ होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पावरफुल के नाम से, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ को हमेशा साउथ साउथ बोल, जैसे एक IR में कॉन्सेप्ट है साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो साउथ रिप्रेजेंट्स डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ IR और नॉर्थ मतलब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। हाउ जियो पॉलिटिक्स दैट अफेक्टेड द यूनाइटेड नेशंस ओवर द ईयर्स, कैसे यूनाइटेड नेशंस की जो पॉलिटिक्स है उसने अफेक्ट किया है जियो पॉलिटिक्स को ओवर द ईयर्स, वो हम आगे देखते हैं।
द रियलिज्म एक थ्योरी है आईआर के अंदर, किसने दी है? मैकियावेली ने। मैकियावेली इज नोन एज टू द ओनर ऑफ द थ्योरी ऑफ रियलिज्म। जैसे होता है ना, कुछ कंट्रीज आइडियलिस्टिक पॉलिसी बनाती हैं, कुछ कंट्रीज किसी तरह की पॉलिसी अपनाती हैं, लिबरलिज्म। तो ऐसे ही रियलिज्म जो दिया है वो मैकियावेली ने दिया है। ये आप मतलब एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। आजकल बीपीएससी में हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी में क्या है, ऑप्शनल जो है वो भी 40% कर दिया है, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में। तो हो सकता है वो आपको एग्जाम में पूछ लें, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रियलिज्म थ्योरी, तो आप क्या बोलोगे? मैकियावेली। अब आप न्यू इसमें सर्च करके देख लेना, बाकी आपके लिए होमवर्क है। आइडियलिज्म थ्योरी किसने दी है, ठीक है, लिबरलिज्म थ्योरी किसने दी है, ठीक है। तो ये बाकी जो थ्योरीज हैं वो किन्होंने दी है, दैट इज फॉर यू। नाउ रियलिज्म, दैट इज द कोर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द यूएन was made by design to be the concert of great powers who had a permanent seat in the Security Council. Cooperation among the great power was the precondition for its success in the security arena. मतलब जो कॉपरेशन है P5 के बीच में, वो एक मेन एजेंडा था इस P5 को बनाने में। लेकिन क्या आज इन पांचों कंट्रीज के अंदर कोई कॉपरेशन है क्या? आप देखो कि कैसे कोल्ड वॉर हो रहा है यूएस के और रशिया के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में। मतलब कोई कंट्री डायरेक्टली किसी, नाइदर दे आर फ्रेंड नाइदर दे आर एनिमीज, एवरीबडी इज इन द कॉम्पिटिशन, राइवलरी हैं सब एक दूसरे के। हर कंट्री चाहता है कि उसकी इकोनॉमी जो है उसके प्रेडिसर है उसको सरपास कर जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वॉशिंगटन एंड मॉस्को वर ईच अदर्स थ्रॉट्स एंड यूनाइटेड नेशंस वाज डेडलॉक। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और रशिया, ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1990 के आसपास। फिर उसके बाद एलपीजी थ्योरी आ गई थी, पूरी दुनिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा था। 1990 के दशक तक मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा टफ था डिसीजन लेना। ड्यूरिंग द ब्रीफ यूनिपोलर मूवमेंट ऑफ द 90s, द पोस्ट सोवियत रशिया वॉज विलिंग टू एक्वाइजिस्ट द स्वीपिंग यूएस एजेंडा फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। रशिया जो है वो इसको स्वीप करना चाहता था। किस चीज़ को स्वीप करना चाहता था? यूएस का जो एजेंडा है ग्लोबल सिक्योरिटी का। और यूएस का एजेंडा क्या है? यूएस का एजेंडा ये है कि उनके इकोनॉमिक बेनिफिट की जो चीज़ें हैं या उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उनके लिए पहले है। बाकी किसी देश का नुकसान हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए उनकी प्राइम एजेंडा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का ये है कि हमारे लिए हमारी इकोनॉमी पहले है या हमारे लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। वन डिफरेंट पीपल या दूसरे पीपल जब बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की, तो फिर वो एक काटसा लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, आपको कह देंगे कि टेररिस्ट हैं, ये है, फलाना है, डिफरेंट तरीके के तुम्हारे ऊपर जो है डबल टैरिफ टैक्स लगा देंगे। तो ये इनका मेन एजेंडा है सिक्योरिटी का। और आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अफ़गानिस्तान में बता ही दिया, वरना क्या ज़रूरत थी उनको अफ़गानिस्तान में आने की? यूएस तो इतनी दूर है। लीबिया में क्या ज़रूरत थी? मतलब इनको हमेशा दुनिया के किसी कोने में लड़ाई हो जाए, इनको उसमें अपना फ़ायदा देखना ही देखना है। तो ये मेन यूएस का एजेंडा है। इसीलिए कहते हैं ना कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी को, यूएस ना ज़्यादा दोस्त अच्छा है आपका, ना ज़्यादा आपका दुश्मन अच्छा है। यूएस के साथ काम की बातें करो, रियलिस्टिक अप्रोच रखने हैं यूएस के साथ हमेशा। और इंडिया देखा गया है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे तो इंडिया किसी ब्लॉक में नहीं आता है, बट ऐसा देखा गया है, ऐसा माना जाता है कि 90s के बाद कहीं ना कहीं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूएस की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, टिल्टेड टुवर्ड्स यूएस, लिख सकते हो आप ये, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ब्रीफ यूनिपोलर मूवमेंट 19 ये हो गया। चाइना वॉज फीलिंग द वे अराउंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन एंड अवॉइडेड एनी चैलेंज टू द यूएस एंड वेस्ट। चाइना वॉज फीलिंग दैट वॉज वे अराउंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? जैसे आज के टाइम पे मल्टीलैटरल G20, G7, ब्रिक्स, SCO, ये सब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। तो इनको ये लग रहा था कि यार हमारा 90 के दशक तक चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, आपको मालूम होगा। ये लोग एकदम से शूटअप किए 1990 के बाद में। तो जैसे ही इन्होंने 1990 के बाद में शूटअप किया, तब तक इनका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं था मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में। तो ठीक है, ये एंड अवॉइडेड एनी चैलेंज, मतलब ये तब तक इतना चैलेंज नहीं करते थे यूएस और वेस्ट के लिए। लेकिन आज
China has become the main rivalry either for USA, either for Europe, either for रशिया। यूरोप की जब बात करते हैं तो इसमें सब आ गया, फ्रांस आ गया, यूके आ गया, ठीक है, और कौन आ गया, जर्मनी आ गया, सब इनके राइवलरी हैं चाइना की। मेन इंडिया तो है ही है खैर, ठीक है। फिर प्रेजेंट सिचुएशन इज दैट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, कैसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया है, ठीक है, क्यों इसलिए ज़रूरत है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस ऑन द वन हैंड एंड द चाइना एंड रशिया ऑन द अदर हैज़ बिकम द फुल ब्लोन टू मेक मैटर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड द वेस्ट इटसेल्फ इज डिवाइडेड। मतलब यूएस और रशिया के बीच में थी पहले, फिर यूएस और चाइना के बीच में हो गई, और आज यूएस और वेस्ट के बीच में हो गई। तो यूएस और वेस्ट के बीच में होने से ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये आज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आज इसको समझना और मुश्किल हो गया है कि क्या इन लोगों का मेन एजेंडा है, क्या वेदर दे वांटेड, दे ऑलवेज टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, वेदर वेन एवर दे टॉक अबाउट पीस एंड सिक्योरिटी, whether the world takes them serious or not. That has become the key issue of the debate, right? Now what is United Nations Security Committee 1267? आपने न्यूज़ में देखा होगा बहुत बार कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी एक कमेटी है 1267। जैश ए मोहम्मद द चीफ मसूद अजहर वॉज लिस्टेड इज द डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 126 कमेटी इन मई 2019। मतलब होता क्या है, ये एक कमेटी है 1267 नाम से। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी आ सकता है कि ये 126 कमेटी क्या है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ 126 इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए, ये इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। देखो ये जो पढ़ा रहा हूँ ये तो मेंस के हिसाब से, इसी में से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के कोई क्वेश्चन अलग से आते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है हर चीज़ की, कि अगर किसी भी टॉपिक में कोई सब हेडिंग दी गई है तो उसका क्या मतलब है, क्या उसका रोल है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मान लो कल को न्यूज़ में आ जाए या एग्ज़ाम में आ जाए कि भैया रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ऐसे ही आता है यूपीएससी में क्वेश्चन, recently seen in the news, 1267 committee is related to, किससे रिलेटेड है? तो कंफ्यूज हो जाओगे आप अगर ये ऑप्शन आ जाए कि 126 कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। करती क्या है कमेटी? ये कमेटी का मेन काम है कि दुनिया में कौन आतंकवादी है या कौन से संगठन आतंकवादी हैं, उनको ये लोग लिस्ट करते हैं और फिर उस कंट्री को बताते हैं कि इनको आप प्रतिबंध लगा दीजिए इनके ऊपर, अदरवाइज हम आपके खिलाफ सैंक्शंस लेंगे। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लेती है उसके बाद इनको बहुत बड़ा हर्जाना बढ़ना पड़ता है। ना वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, ना IMF कोई मदद करती है, और ये मेक श्योर करते हैं ये P5 कंट्रीज़ कि इनको दुनिया में कहीं से भी मदद नहीं मिले। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक लिस्ट है 1267, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमेटी 1267 एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 1999 में। बाय द रिजोल्यूशन 1267 इम्पोज्ड ए लिमिटेड एम्बार्गो एंड एसेट फ्रीज ऑन द तालिबान। मतलब तालिबान को लिस्ट में डाल दिया था उन्होंने 1999 के आसपास। क्यों? तालिबान को बनाया यूएस ने, बनाया तो यूएस ने, किसके खिलाफ? रशिया के। जब लेकिन 2000 अटैक हुआ 2001 में 26/11 वाला, उसके बाद इन्होंने सोचा इनको जो है वो लिस्ट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे दुनिया की और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस 1267 लिस्ट के अंदर डालने की कोशिश की। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को डाला, बहुत सारे आदमियों को लिस्ट करके डाला। तो दैट वाज द मेन थिंग कि ताकि उनके सारे एसेट्स फ्रीज हो जाएं या उनका जो भी मेन फंक्शनिंग है वो फ्रीज हो जाए। और ये मेक श्योर करते हैं सामने वाली गवर्नमेंट से डिस्कस करके दैट यू हैव टू फ्रीज देयर ऑल प्रॉपर्टी, ऑल डॉक्यूमेंट्स, वॉट एवर देयर एंटायर प्रॉपर्टी और एसेट, ठीक है। फिर उसके बाद इन 2011
आफ्टर द अडॉप्टेशन ऑफ रिजोल्यूशन 198 द कमेटी स्प्लिट इनटू 2, कमेटी 2 भागों में बढ़ गई। फिर 1 to 6 कमेटी henceforth known as Al-Qaeda Sanctions Committee mandated to oversee implementation measure against individual and एंटिटीज़ एसोसिएट विद अलकायदा। फिर उसके बाद अलकायदा को लिस्ट में डाल दिया। फिर एक ऐसा ग्रुप बना दिया जो कि चेक करेगा कि अलकायदा के ऊपर जो लिस्टिंग की है वो फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, उसके ऊपर ठीक से मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। इसके लिए जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर फिर एक 1 to 6 कमेटी बना दी, उसके अलावा एक कमेटी और बना दी। ये कमेटी इसलिए बना दी कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास करके बना दिया कि भाई इन आदमियों को टेररिस्ट घोषित करना है, इन आदमियों के एसेट्स फ्रीज करने हैं। फिर उसके बाद एक कमेटी ये बना दी कि हमने जिस कमेटी को बनाया है जिसके लिए, क्या उसके अंदर जो मेजर्स हमने दिए हैं या जो डायरेक्टिव्स हमने दिए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो चेक करने के लिए ये बना दिया। जैसे कि अलकायदा को डाल दिया, जैसे मोहम्मद को डाल दिया, इंडियन मुजाहिदीन को डाल दिया, ठीक है, या ISI को डाल रखा है, तो मतलब ISIS को डाल रखा है। तो इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डाल रखा है। इसको ओसामा बिन लादेन को भी इसी लिस्ट में डाल रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ए सेपरेट कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड परसुएंट टू रिजोल्यूशन 1988-2011 ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन। ये देखने के लिए इम्प्लीमेंटेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड एंटिटीज एसोसिएटेड विद तालिबान, कि भाई तालिबान के साथ जो जो हो रहा है वो वेदर दे आर परफॉर्मिंग करेक्ट और नॉट, ठीक है, ये सब था इसके अंदर। फिर अब हम देखेंगे कि इंडिया और UNSC का क्या रिलेशन है और अभी तक की क्या कहानी है। फिर उसके बाद देखेंगे हम इंडिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है इसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है, इसके वेरियस एंगल्स को हम देखेंगे या वेरियस डायमेंशंस को हम देखेंगे, या आप डायरेक्टली आंसर्स में भी लिख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के हिसाब से, ये लोग BPSC में पूछ सकते हैं आपको पेपर 1 में, क्योंकि IR जो है BPSC में पेपर 1 का हिस्सा है, और UPSC में आपको पूछ सकते हैं ये GS पेपर 2 के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। और पिछले 20-25 सालों में कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आ गया है इसका। तो आप ये सोच लो 20% चांस होता है हर बार, 20 to 30% चांस होता है हर बार इसका एग्ज़ाम के अंदर आने का, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इंडिया हैज़ बीन spearheading decades-long efforts to United Nations to reform the Security Council, saying the structure was set up in 1945, does not reflect contemporary realities for 21st century and it ill-equipped to handle the current challenges। मतलब जब से ये बनी है 19 UN में, जब UN का बना था 1945 में, फिर जब से ये बनाया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तब से इंडिया हमेशा डिमांड कर रहा है कि इनको मेंबर इसके अंदर ऐड करना चाहिए। इंडिया इज़ एमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया इज़ एमिनेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो इनको ऐड करना चाहिए। क्योंकि अगर करंट के अंदर दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो जब सॉल्यूशंस होते हैं वो भी मल्टी डायमेंशनल्स होते हैं, और आजकल दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी मल्टी डायमेंशनल चल रही हैं, वेदर इट इज़ टेररिज्म, वेदर इट इज़ क्लाइमेट एक्शन, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू पोवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक इतने बड़े कंट्री को जिसका इतना बड़ा स्टेक है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ रीज़न है। फिर उसके बाद देयर इज़ अ वाइड सपोर्ट ऑफ इंक्लूडिंग बाय 4 ऑफ द परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल। USA सपोर्ट करता है, UK सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, रशिया फॉर अ परमानेंट सीट। तो मतलब कहने का मतलब है डायरेक्टली पता चल गया 5 में से USA सपोर्ट कर रहा है, UK कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, रशिया कर रहा है, तो इससे डायरेक्ट पता चल गया कि कौन है हमारा काउंटर में। हमारे काउंटर में कौन है? हमारे काउंटर में कौन है? चाइना है। फिर उसके बाद चाइना द पार्ट ऑफ परमानेंट P5 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी विद द वीटो पावर, इनके पास सबके पास वीटो पावर है। हैव बीन स्टोन वॉलिंग इंडियाज एफर्ट टू बिकम मेंबर ऑफ UN पावरफुल बॉडी ईयर्स पॉइंटिंग टू लैक ऑफ कंसर्न इवन थ्रू द 4 मेंबर ऑफ सपोर्टेड न्यू दिल्लीज मेंबरशिप। मतलब इन 5 कंट्रीज में से तो चाइना बन रहा है, उसके अलावा कई बार और कंट्रीज बन जाते हैं। ये रोड ब्लॉक बने हुए हैं इंडिया की P5 मेंबरशिप के लिए, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। अभी तक समझ में आया आपको? पहले ये 4 कंट्रीज थे, चाइना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन 4 में से भी बाकी ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं न्यू दिल्ली के लिए। न्यू दिल्ली की मेंबरशिप बनने या होने के लिए सबसे ज़्यादा रोड़ा अटका रहे हैं ये नेशंस, और उसमें भी मेजोरिटी में चाइना, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म, ठीक है। तो अभी इसको हम डिटेल से अच्छे से देखते हैं। तो अभी देखते हैं अपन इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म में। देखो जो अभी वर्ल्ड की मल्टीलैटरलिज्म जो अप्रोच है, ठीक है,
वो दैट गाइड्स इंडियाज अप्रोच टू द यूनाइटेड नेशंस। फिर उसके बाद इंडिया की इतने सालों से कोशिश है कि भाई हम जो है वो P5 में मेंबर बन जाएं, क्योंकि अभी आपको पता है सिर्फ 5 मेंबर हैं जो परमानेंट है और बाकी जो 10 हैं वो रोटेटिंग बेस पे बनते हैं। ठीक है, इंडिया इज क्लेमिंग ए परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अब आप ये बोलोगे कि भैया इंडिया को क्यों दें, मतलब इंडिया में ऐसी क्या खास बात है कि इंडिया को P5 में जो है वो जगह दें और फिर इसको P6 बना दें। तो हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें दैट मेक्स इंडियाज बिड स्ट्रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो नंबर 1 इज इंडिया इज अ रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। मतलब इंडिया एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में। आपको पता है इंडिया हमेशा अपने जो है फौजी बंदे भेजता रहता है, हमारे हमेशा आर्मी अटैचमेंट्स लगते रहते हैं दुनिया में। कोई भी दुनिया की फ़ौज है वो कभी भेजना नहीं चाहती। सब लोग कहते हैं कि हम लोग पैसा दे देंगे बट हम लोग अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे, क्योंकि पता है कंट्री के सोल्जर डाइज होते, उसमें शहीद होना पड़ सकता है। तो ये बाकी बड़े कंट्रीज शाणे वो पैसा दे देते हैं और हमेशा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है बेचारा इस राह में कि ये देख के दुनिया का दिल पिघले और हम लोगों को जो है मेंबर, बट दुनिया जो है वो बड़ी जालिम है कि नहीं जालिम। तो इस वजह से इंडिया को मिल नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद में सबसे तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, जब भी ये आंसर राइटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ये पॉइंट लिख सकते हो आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में। इंडिया इज अ रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेन फाइनेंशियल बैकर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हमेशा हम फाइनेंस में मदद करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। वी आर द मेन आफ्टर दीज बिग कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भैया। यहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होते हैं। डेमोक्रेसी कहने के लिए नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी है यहाँ। आज आप भारत में कोई भी एक आम से आम आदमी किसी भी मंत्री को खड़ा होकर कोई सवाल पूछ सकता है, प्रधानमंत्री को सवाल पूछ सकता है, कोई किसी को गाली दे सकता है यहाँ के ऊपर। इंडिया में तो होता है ना, कोई भी नेताओं को कोई भी पकड़ के कोई भी सवाल पूछ सकता है, ब्यूरोक्रेट्स को कोई भी सवाल पूछ सकता है। पब्लिक ऑफिस है यहाँ पे, किसी का कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है, सब पब्लिक। मतलब इंडिया में क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, तो डेमोक्रेसी है। तो इंडिया जैसी डेमोक्रेसी कंट्री का, तो उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री का तो इस ग्रुप में होना सबसे जो ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इट इज़ द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। भैया आप जो है अभी 1.4 बिलियन हो गए हो, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को तो रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। अब तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं, पहले तो सेकंड नंबर पे थे, अब इंडिया सबसे मोस्ट पॉपुलस हो गया है। ठीक है, अब इसको सेकंड को हटा के इसको फर्स्ट कर दो आप। फिर इट मेंटेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, हमारे पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्मीज है। इट इज रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर डिस्पाइट बीइंग ए नॉन सिग्नेटरी टू, इट इज रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर डिस्पाइट बीइंग नॉन सिग्नेटरी टू एनपीटी। मतलब हम ऑलरेडी भले ही मतलब एनपीटी में साइन नहीं है हमारा, ठीक है, लेकिन वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री, क्योंकि हमारे पास एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। उस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के तहत हमने कहा है कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है उस पर हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो उस पर हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज़, मतलब अगर कोई भी वॉर होता है तो उसमें पहले हम इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जिसके पास न्यूक्लियर कंट्री, जिस कंट्री के पास नहीं है वैसी कंट्री के खिलाफ कभी न्यूक्लियर, तो ये दर्शाता है कि इंडिया कितना रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। फिर उसके बाद इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड 8 टाइम्स टू द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट रिसेंटली फ्रॉम 21 to 22 आफ्टर रिसीविंग 184 टू आउट ऑफ 192 वोट्स। मतलब 184 मिले हैं वोट 192 से, तो 2021 से 22 में मेंबर्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद एज ए मेंबर ऑफ G4 कंसिस्ट ऑफ, ये G4 वो कंट्रीज है जो मैं आपको बता रहा था ना, एक ग्रुप बना हुआ है 4 कंट्रीज का, जो कि बिड चाहता है अपनी P5 ग्रुपिंग में, मतलब जो चाहता है कि उन लोगों को भी मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे P5 हैं। तो वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के जैसे और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनकी इकोनॉमी इंडिया के जैसे और फास्टली ग्रो हो रही है। दैट इज जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राज़ील। जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राज़ील। ये भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स हिसाब से, तो इसमें आप देख लेना, इसको ये रट लेना कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। जर्मनी है,
दूसरे पे जापान है, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे ब्राज़ील है। फिर द G4 मेनली सीक परमानेंट सीट फॉर देमसेल्फ बट आर विलिंग टू फॉरगो देयर वीटो राइट्स फॉर 15 ईयर्स एंड पॉसिबल इवन लॉन्गर। मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि भैया इन लोगों को जो है आप परमानेंट मेंबरशिप दें, बट आर विलिंग टू फॉरगो देयर वीटो राइट्स फॉर 15 ईयर्स और पॉसिबल इवन लॉन्गर। मतलब ये चाहते हैं कि भैया 15 साल का और ये सब इसके मतलब इससे भी ज़्यादा हमको जो है वो वी आर विलिंग, मतलब हम छोड़ देंगे अपनी पोजीशन, लेकिन हमें जो है भले ही 15 साल के लिए छोड़ देंगे, लेकिन अभी हमको मेंबरशिप बनाओ आप, ठीक है। फिर दे आर ऑल्सो डिमांडेड दैट अफ्रीका शुड बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज। ये भी चाहते हैं कि अफ्रीका को जो है आप परमानेंट कैटेगरी में भी रखिए और नॉन परमानेंट कैटेगरी में भी रखिए। फिर उसके बाद ये है G4 का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म क्या है, इंश्योरिंग ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अफ्रीका। ये चाहते हैं कि ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफ्रीका से अफ्रीका नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ परमानेंट नॉन परमानेंट कैटेगरीज। मैंने आपको बता दिया जो 5 है प्लस 10 है, इन दोनों कैटेगरीज में चाहते हैं कि अफ्रीका को रखा जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस अगेंस्ट द कॉन्टिनेंट विद रिगार्ड टू अंडर रिप्रेजेंटेशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है, मतलब ये अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह तो कॉलोनीज थी हमेशा यूरोपियन पावर्स की, ब्रिटेन वगैरह की, बाकी चाहे पोर्चुगीज़ हो, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई और कंट्री हो, हमेशा ये कॉलोनीज रही हैं। आज इन लोगों के साथ जो हिस्ट्री में इनजस्टिस हुआ है, आज आप वो चीज़ ठीक कर सकते हो इनको परमानेंट मेंबरशिप देके, स्टिल यू आर नॉट गिविंग, ठीक है। तो यू आर रिपीटिंग द हिस्ट्री। एनहेंस द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द यूएन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फिर सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फिर उसके बाद हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग फोर्स भेजने में, प्लस यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो इंडिया इज़ ऑलवेज रेडी टू डोनेट द मनी। उसके बावजूद ये सब हो रहा है। फिर enhance the role of developing countries major contribution to UN to make United Nation more legitimate। अगर ये कंट्रीज होंगे तो इसकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ इन्हीं 5 और प्लस 10 के पास एक सारा खेल, लेकिन मेन तो इन्हीं के भाई इन 10 जो है रोटेटिंग है, इनके पास भी कोई पावर थोड़ी है, ये तो खुश करने के लिए खिलौना हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया कि ठीक है आप भी मेंबर है। फिर उसके बाद द परमानेंट सीट शैल बी इलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर, 2 फ्रॉम अफ्रीका से, 2 फ्रॉम अफ्रीकन स्टेट्स, 2 फ्रॉम एशियन स्टेट्स। मतलब 2 अफ्रीकन स्टेट से, ये याद रखने लायक चीज़ है, 2 अफ्रीकन स्टेट से, 2 जो है वो एशियन स्टेट से, जैसे इंडिया हो गया या कभी जापान हो गया या कोई और हो गया, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी परमानेंट है। फिर 1 फ्रॉम लैटिन अमेरिका कैरिबियन स्टेट और 1 फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट, बाकी एक वेस्टर्न यूरोप से। 2 मतलब अफ्रीका से हो गई, 2 एशिया से हो गए, 1 लैटिन अमेरिका से हो गया और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से हो गए। तो इस तरह से इनकी जो मेंबरशिप है वो रोटेट करती रहती है नॉन परमानेंट वालों की। फिर नॉन परमानेंट मेंबर शैल बी इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैटर्न, 1 फ्रॉम अफ्रीकन स्टेट, 1 फ्रॉम एशियन, 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन, 1 फ्रॉम लैटिन अमेरिकन। ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर एक ये रजाली रिफॉर्म प्लान आया था। अंडर द प्लान यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वुड हैव 5 न्यू परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो पावर्स बिसाइड 4 नॉन परमानेंट मेंबर टेकिंग काउंसिल स्ट्रेंथ टू 24। ये इस काउंसिल को जो है वो 24 तक लाने, मतलब रजाली फॉर्म में ये था कि जैसे 5 वीटो पावर्स तो कंट्रीज ऑलरेडी लोगों के पास हैं, मतलब परमानेंट मेंबर है, इसके अलावा 5 और कंट्रीज को बना दो परमानेंट मेंबर, लेकिन इनके पास वीटो पावर नहीं हो गया। मतलब दुश्मन के सामने किसी को लड़ने के लिए भेज रहे हो विदाउट गन देके, ये उस तरह का ये रजाली प्लान था, ठीक है। जैसे बाकी आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ये जो डोमियन प्लान था या जो ये मोतीलाल नेहरू लेके आया था, इस तरह के प्लान्स जो थे, सिराज गोपालाचारी, देसाई लियाकत अली पैक्ट, इस तरह के प्लान्स थे विदाउट टूथ, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप में? न्यू इंक्लूडेड मेंबर्स विल गेट टू से इन द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। अगर नए मेंबर्स जुड़ेंगे तो इनकी भी जो है भूमिका होगी, कहाँ वॉर होगा तो उसमें कितने मेंबर्स के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके सैनिक जाएंगे लड़ने के लिए। पीस स्टेबिलिटी, जब बात होगी पीस की, पीस रिस्टोर करने की, तो इन कंट्रीज़ की मदद ली जा सकती है। इफेक्टिवली यूनाइटेड नेशंस मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक सेटअप वेयर नेशंस लाइक इंडिया कैन पुट अप देयर मैटर्स मोर स्ट्रांगली वेहेमेंटली विद द सपोर्ट ऑफ देयर पार्टनर नेशंस।
और इसकी इस संस्था की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, इस संस्था की लेजिटिमेसी भी बढ़ेगी जब इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे। इंडिया कैन रिप्रेजेंट और लीड द अदर कंट्रीज टू स्टॉप वेस्टर्न फोर्सेस फ्रॉम प्रमोटिंग देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब भारत अगर इसका मेंबर बन जाता है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन लोगों के जो खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो ये दुनिया भर में अब फैला रहे हैं, और फिर उसके बाद जो दुनिया भर में लड़ाइयाँ होती हैं, तबाहियाँ होती हैं, चाहे इराक ईरान में हो, लीबिया में हो, तुनिशिया में हो, या इधर ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो, कहीं भी जहाँ भी मिडिल ईस्ट में हो, तो इन्हीं वजह से होती हैं। जैसे इन्वेजन ऑफ इराक हो गया, बॉम्बिंग इन लीबिया हो गया, नॉन रिकॉग्निजेशन ऑफ पैलेस्टीन स्टेट फॉर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे इन्वेजन ऑफ इराक यूएस ने कर लिया, बॉम्बिंग कर दी यूएस ने इधर लीबिया में, फॉर पैलेस्तीन को जो है कुछ कंट्रीज जो है वो स्टेट मानने से इनकार कर रहे हैं। करंटली वीटो पावर इज अ यूनिक प्रिविलेज टू द परमानेंट मेंबर इन द रीजनल कंटेक्स्ट। चाइना कैन एक्सरसाइज देयर पावर इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस इन हिज ओन इंटरेस्ट। तो मतलब चाइना है हमेशा इस पावर को इस्तेमाल करता रहता है अपने इंटरेस्ट में, क्योंकि इसके पास जो है वो वीटो पावर है। और इंडिया की जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो जब भी वीटो पावर की बात करती हैं तो ये चाइना जो है उसमें बिगेस्ट ब्लॉकेड बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इट विल डाइल्यूट चाइनाज एलाइट स्टेटस इज विद इंडियाज गेटिंग वीटो पावर। मतलब इंडिया को अगर वीटो पावर मिल जाता है तो वो चाइना के जो रोल है उसको डाइल्यूट कर देगा। ठीक है, जो एलिट उसका एक तरह से स्टेटस बना हुआ है। एंड विल हेल्प इंडिया टू पुट फॉरवर्ड इज इंटरेस्ट इन बेटर वे। अगर इंडिया को इसको मेंबरशिप मिल जाती है तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को आगे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकता है। With India's background of continued support of UN peacekeeping mission since 1945, India can assert more productive stand various international issues। मतलब अगर इंडिया आज इसका मेंबर होता तो जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, चाहे अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे लीबिया वॉर हो, मतलब अगर आज इंडिया इसका परमानेंट मेंबर होता तो आज जो भी इंटरनेशनल एरिनाज में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं या जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें इंडिया अपना एक अच्छे से स्टैंड दे पाता, इंडिया अपनी जो है बातचीत कर पाता, इंडिया जो है अपना पक्ष उसके अंदर अच्छे से रख पाता अगर आज हिंदुस्तान इसका मेंबर होता तो। इफ़ इंडिया बिकम्स अ परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट कैन शिफ्ट फोकस ऑन डेवलपिंग नेशन इंटरेस्ट विच इज़ अ करंट डिमांड ऑफ द विजिबल शिफ्ट टू फोकस फ्रॉम वेस्ट टू एशिया इन द वर्ल्ड डायमेंमिक्स। मतलब अगर आज इंडिया इसका मेंबर होता तो आज इंडिया जो है वो और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करता और जो पावर शिफ्ट कर देता, जो वेस्ट से एशिया की तरफ चला जाता फिर पावर शिफ्ट। तो अगर इंडिया के पास मेंबरशिप होती तो इंडिया ज़रूर मदद करता किसकी, और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, बट इंडिया भी खुद ही नहीं है। फिर इंडिया विल हैव ए लेवरेज इन जियोपॉलिटिक्स। इंडिया के पास एक अच्छी पोजीशन होती जियोपॉलिटिक्स में, मिलिट्री में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स में, नेगोशिएशंस में, खास करके नेगोशिएशंस में। मतलब बाकी जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफिकल, साइंस एंड टेक, ये जो भी ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं या ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब में इंडिया का एक जो है अच्छी पोजीशनिंग होती और ख़ास करके इंडिया की लेजिटिमेसी बढ़ जाती। किस के रिस्पेक्ट में इंडिया जो है अच्छे से अपनी चीज़ों को नेगोशिएट कर पाता। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया विन यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कब 50 से 51 में किया है, 67 से 68 में किया है, 72 से 73 में किया है, फिर 77 to 78, 84 to 85, 91 से फिर 2011 से 12 और अब 2021 से 2022, है ना। तो टोटल इंडिया को इतनी बार टोटल यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिल गई है। फिर इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द इंडियाज ऑब्जेक्टिव एज ए नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। Ahead of the vote, India had launched a campaign brochure with highlighted its demand for transparency in the mandate for UN peacekeeping mission as a push for India-led comprehensive convention on international terrorism called joint effort। मतलब देखो, कहने का मतलब है आज इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है तो जब भी टेररिज्म की बात होती है तो हमें दूसरों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं या बात रखनी पड़ती है कि भाई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन कीजिए, इसके ऊपर सैंक्शन लगाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। अगर आज इंडिया खुद P5 का मेंबर होता तो इंडिया को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन P5 कंट्रीज़ के पास हर के पास एक वीटो पावर है। तो इंडिया जो है उसके पास आराम से अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को जो है, आज जैसे कश्मीर की जब बात होती है तो कोई भी चाइना सवाल उठा देता, कोई भी होता। आज अगर जैसे ये लोग जो P5 करते हैं तो इनके ऊपर नॉर्मली कोई सवाल नहीं उठाता। आज अगर भारत कोई भी चीज़ करता है तो उसमें इनमें से चाइना सवाल उठा देता है। बट अगर आज P5 का मेंबर होता भारत तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी, ना इनकी हिम्मत थी कि हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर ये जो है
वो जो है इंटरफेयर करें या डिस्प्यूट पैदा करें। जैसे सपोज 370 पे चाइना ने कुछ कह दिया था, टर्की ने कुछ कह दिया था, पाकिस्तान कुछ कह दिया था, या पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमें सैंक्शन करना होता है तो इनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अगर आज मेंबर होता तो ये सब नहीं होता। इंडिया इटसेल्फ would be in the position to do all those things. New orientation from reformed multilateral system norms laid out by the external affairs minister would lead overall objective during the 2 years tenure being the next year. ठीक है, अभी इंडिया के पास अच्छा चांस था 2021 से 22 तक अपनी चीज़ों को मनवाने का या करने का। ठीक है, अचीविंग, अब ये आगे जो है डिबेट का विषय, क्या इंडिया ने 2021-22 में ऐसा कुछ किया है जिससे कि बहुत ज़्यादा इंडिया की इंटरनेशनल एरिना पे इम्पैक्ट पड़े, वो एक डिबेट का विषय है। ठीक है, अचीविंग दिस वुड बी डिपेंड ऑन हाउ इंडिया विल कंडक्ट अ डिप्लोमेसी इन द ग्लोबल बॉडी, बिल्डिंग अलायंस विद रेजिंग इश्यूज दैट go beyond the interest in the big five. India has a long been in the view that structure United Nations Security Council does not reflect the reality of the 21st century. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं ये सिर्फ रियलिटी दर्शाते नहीं है पूरी दुनिया की, इनके अलावा भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जिनका स्टेक है। दूसरी चीज़, आज अगर इंडिया P5 में मेंबर होता तो पूरी दुनिया में जैसे कहीं भी कुछ होता है तो अमेरिका कुछ बोल देता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए था, ये अपना ज्ञान जो है वो ज्ञान बांटते हैं या इस तरह से जो चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है अगर आज इंडिया इस P5 में मेंबर होता तो एक डिफरेंट डिप्लोमेटिक उसकी पावर होती चीज़ों को नेगोशिएट करने की या चीज़ों में इंटरफेयर करने की बाकी वर्ल्ड अफेयर्स के मैटर्स में। ठीक है, फिर इट हैज़ ऑल्सो गॉट एन इंक्रीजिंग सपोर्ट फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज फॉर इट्स पुश। ठीक है, बट द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव रजिस्टर्ड देयर अटेम्प्ट्स, मतलब जो 5 जो मेंबर्स हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने इस इंडिया की मेंबरशिप को परमानेंट मेंबर बनने के लिए। फिर उसके बाद द कोविड-19 पेंडेमिक्स ऑलरेडी शेकन अप द ग्लोबल ऑर्डर एंड शार्पन्ड द राइवलरी बिटवीन यूएस चाइना एंड इट ऑल्सो ओपन द फ्रेश डिबेट स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। देखो, कोविड-19 आने के बाद में खास करके यूएस और चाइना को दोनों ने देख लिया। चाइना के ऊपर तो आरोप लगता है कि दुनिया भर में इन्होंने फैलाया, यूएस के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने दुनिया को वैक्सीन्स नहीं दी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोविड के बाद में दुनिया को पता चल गया कि जो मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड ऑर्डर है और ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर बाकी और डेवलपिंग कंट्रीज़ का होना कितना ज़रूरी है, और ख़ास करके इंडिया का। जबकि इंडिया ने कोविड मैत्री प्रोग्राम के तहत 100 अलग अलग देशों के अंदर कोविड वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो इट शोज़ दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल इज़ इंडिया। फिर नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ विनिंग? नाउ इंडिया इज विनिंग फॉर अ नॉन परमानेंट सीट फॉर यूनाइटेड नेशन, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। मतलब इंडिया इस बार जो मेंबर बना है वो उसके लिए ये चीज़ दर्शाता है कि उसकी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी इंडिया की। फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय ऑलमोस्ट द एंटायर यूएन मेंबरशिप। इस बार इंडिया को जो है सारे कंट्रीज़ ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि गुड विल है इंडिया की दैट एंजॉयज इन द यूनाइटेड नेशंस। मतलब इंडिया की कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है यूनाइटेड नेशंस में। आप देखो 184 देशों ने समर्थन किया है भारत का, तो इससे पता चलता है मोर देन 80% कंट्रीज़ ने इस बार सपोर्ट किया इंडिया का। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की कितनी बड़ी पकड़ है यूनाइटेड नेशंस में, और इससे इंडिया का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे या ग्लोबल वर्ल्ड एरिना पे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है। फिर उसके बाद इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गिव्स इंडियाज़ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग इट्स फोर्थकमिंग United Nations Security Council tenure is acronym norms, new orientation for reformed multilateral system। ये हमारे जो है विदेश मंत्री ने जयशंकर ने दिया था कि भैया नॉर्म्स है अभी, मतलब इंक्लूड्स द पुश फॉर एक्सपेंडिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी परमानेंट मेंबरशिप। नॉर्म्स मतलब न्यू ओरिएंटेशन, कि दुनिया को कैसे रिफॉर्मेशन के बारे में सोचना चाहिए। ये जो जी फॉर्म कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और जर्मनी हो गया, कि इन लोगों को भी अब ज़रूरत है इनमें ऐड करने की, अदरवाइज़ आपकी ये जो है संस्था इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बचेगी नहीं। क्योंकि आप जो दुनिया के अदर लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री को आप मेंबर बना सकते हो, जबकि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री को, जो कि दुनिया भर में पीस के लिए जाना जाता है, हमारा इतने सालों का इतिहास देख लो, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि इंडिया ने किसी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाई हो। ठीक है, तो ये सब एक इंडिया को इम्पॉर्टेंट एमिनेंट पोजीशन दिलाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या चैलेंजेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स क्या क्या हैं इंडिया के लिए P5 में आने के लिए। ठीक है, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड आउट बाय द नॉर्म्स
जो नॉर्म्स जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया था, वुड डिपेंड ऑन हाउ इंडिया विल कंडक्ट डिप्लोमेसी इन द ग्लोबल बॉडी अलायंस रेज इशूड दैट गो बियॉन्ड इंटरेस्ट ऑफ द बिग 5। मतलब अब इंडिया कैसे डिप्लोमेसी करता है कि अपने इंटरेस्ट को मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में कैसे उठाता है, कैसे अपनी डिप्लोमेसी करता है, ठीक है, और कैसे ऐसे इश्यूज को वो रेज करेगा जो कि ये ना सोचे कि इन P5 कंट्रीज को हर्ट हो जाए। मतलब वी हैव टू रेज दोज इश्यूज दैट गोज बियॉन्ड दिस P5 इंटरेस्ट, ठीक है। फिर डिक्लाइनिंग मल्टीलैटरलिज्म। अब कैसे मल्टीलैटरलिज्म, अभी यूनिलैटरलिज्म, मैंने आपको कल परसों बताया था क्लास के अंदर कि पहले दुनिया यूनिपोलर थी, फिर बाईपोलर हुई, फिर मल्टीपोलर हुई। अब दुनिया वापस कैसे मल्टीपोलरिज्म से जो है वो झटक रही है, ठीक है। मतलब वो नहीं चाह रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म अब जो है वो हो, सबको अपना इंटरेस्ट है। जैसे यूएस की एक पॉलिसी है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, अपने व्यापारियों को बचाना, अपने ट्रेड को जो है वो बचाना, कैसे भले ही दुनिया की ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब अपनी चीज़ों के ऊपर मतलब दुनिया भर से जहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर डबल टैक्स लगा दो, और जो खुद सामान बेच रहे हो वो दुनिया भर से ये उम्मीद करना कि हमारे सामान को बिकने दें, ईरान पे सैंक्शंस लगाना। तो ये उससे उसकी चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव पॉलिसी है इनकी, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं। फिर कोविड-19 में पैंडेमिक ऑलरेडी शेकन अप द वर्ल्ड, ग्लोबल ऑर्डर राइवलरी बिटवीन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोलराइज वर्ल्ड हो चुका है, इंडिया शुड अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग साइड एट टाइम यूनिट। जैसे इंडिया आजकल जो है वो पोलराइज वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ नहीं है, किसी की साइड नहीं लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में हमें लगा कि रशिया वोटिंग से एब्सटेन करना है, ना रशिया का साथ देना, ना रशिया के खिलाफ होना है, हमने टोटली एब्सटेन कर लिया। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हल्ला मचाते रह गए, यूरोप के कंट्रीज़ कि इंडिया जो है वो देखो फिर बात करता है कि इंडिया का कोई साथ क्यों ना दे। तो हमारे जयशंकर ने एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, किसी या शायद एक टीवी इंटरव्यू था, उसके अंदर एक कोई यूएस नहीं शायद यूरोपियन कंट्री का कोई जर्नलिस्ट था, उसको ये कहा तो बोला हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आप कब क्या करते हैं। तो हमारे लिए इंडिया का जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हमें अब जो है वो सेरेमन्स की या ज्ञान की ज़रूरत नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज से। जिनके खुद के घर शीशे के उनको दूसरों के घर पत्थर नहीं मारने चाहिए, ऐसे कहावत है ना हिंदी में। तो उसी तरह से जयशंकर इज़ अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इंडिया हैव इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूएस चाइना में जो टेंशन्स हो रही हैं, मतलब वी डोंट नाउ वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट पोलराइजेशन, वी हैव आवर ओन स्टैंड, वी हैव आवर ओन यू नो द थिंग्स दैट वी वांट टू नेगोशिएट, वी हैव आवर ओन ग्लोबल पोजिशनिंग बिकॉज वी आर वन ऑफ द यू नो वर्ल्ड लार्जेस्ट populated country, one of the world largest democracy. We are number one in United Nations, sending in United Nations peacekeeping missions. We are number one in sending the money to the United Nations whenever it is need. We are number one in helping African nations. We are number one in helping the neighbors first policy. We never become the part of the problems. India has been always on the sides of the solution. So that makes India's position very strong in the international arena, right? Now the last is way forward. Now what is the way forward? We have taken so far that what is United Nations Security Council, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन कौन इसके मेंबर बने हैं, फिर उसके बाद में हमने देखा कि G4 क्या है, फिर उसके बाद देखा कि इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर हमने देखा कि इंडिया क्यों इसके अंदर जो है एक बड़ा प्लेयर, बिग प्लेयर बन के आना चाहिए, या इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इंडिया को मेंबर बनाना चाहिए इन लोगों को। फिर उसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये जो हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको करवाया है, ये टोटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करवाया है। तो आपको इसको ऐसे ही एज इट इज़ देखना है, एक बार दो बार अपना 1-2 पेज में इसका नोट्स बनाइए, कीप रिवाइजिंग दैट एंड देन यू कैन डू इट। नाउ दिस इज द लास्ट, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड मीन्स, देखो एक होता है कंक्लूजन और एक होता है वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन तो होता है जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसको आप लास्ट में क्या कंक्लूड करके लिखना चाह रहे हैं, और वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आप बताना चाह रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है और कैसे किया जाना चाहिए। ये वे फॉरवर्ड होता है कि आगे क्या होगा।
So India claim for the permanent membership is a genuine demand in the changing geopolitics for the 21st century. मतलब इंडिया जो परमानेंट मेंबरशिप डिमांड कर रहा है वो एक जेन्युइन डिमांड है करंट जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से. वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, इंडिया इज पॉसिबली द मोस्ट ऑब्वियस एंड द लीस्ट कंट्रोवर्शियल ऑप्शन टू ऐड एज अ परमानेंट मेंबर ओवर प्रोबेबली लॉन्ग ओवर ड्यू द सीट. मतलब इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि कभी कंट्रोवर्शियल नहीं रहता है और सबसे ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट है इस ग्रुप में ऐड होने के लिए. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज मैंडेटेड टू कीप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. करेक्ट बात है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन एजेंडा था वो अभी भी यही होना चाहिए कि कैसे इंटरनेशनल एरिना के अंदर है वो पीस और सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए. या जब कोई और दुनिया अभी ये भी देख रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ नहीं चला, कुछ किया क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की जो इज्जत है वो स्टेक पे लगी हुई है. तो इन लोगों को अपनी इज्जत साख जो है साख जिसको बचा के रखने की ज़रूरत थी वो इन्होंने टाइम टू टाइम देखा गया है. भले अफगान वॉर हो, सूडान हो, लीबिया हो, ये लोग मतलब दे हैव बिकम जस्ट लाइक ए टॉक शॉप, राइट. फिर हाउएवर इट इज़ अंडर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म फॉर इट्स प्लान्स एंड एक्शन. ये हमेशा अपने प्लान्स और एक्शंस के लिए क्रिटिसिज्म में रहते हैं. इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग यूनिलैटरल वे. हमेशा देखा गया है यूनिलैटरल वे, आइदर यूएस रन्स, आइदर यूके रन्स एंड आइदर रशिया रन्स और आइदर चाइना रन्स. देखो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चलती हैं फंडिंग के ऊपर. तो जो कंट्री जितनी ज़्यादा फंडिंग देगी, जिस कंट्री के मेंबर्स उसमें जितने ज़्यादा होंगे, या जो वहाँ स्टाफ में काम कर रहे होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन उसी हिसाब से काम करती हैं, जैसे आपने और ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है. ठीक है. अनक्वेश्चनड यूनिलैटरल वे में काम करती हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम करती हैं, नॉट मेकिंग ए नॉन परमानेंट मेंबर इंक्लूसिव इन दैट डिसीजन मेकिंग. फिर क्या है, इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन सी दैट इंडियाज डिमांड इज नॉट इलिजिटिमेट. इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इंडिया की जो डिमांड है वो इलिजिटिमेट नहीं है. Wield certain influence in the world affairs due to impressive economic growth and strong military base. South Asia being a victim of various repercussions of war, terrorism, extremism, India gains more say on its neighbor problems. Power to challenging ethos, working style, permanent member. In the contemporary period, if India has to make a strong claim to permanent membership, it has to single-mindedly focus on economic growth with a commitment on the military might. तो कहने का ये मतलब है कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वो सबसे ज़्यादा विक्टिम रहा है पूरी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का. ठीक है. और ख़ास करके इस प्रॉब्लम के पीछे हमेशा हाथ रहा है यूएस का, यूके का, यूरोपियन कंट्रीज़ का या फिर चाइना का. आज अगर भारत को आप इसका मेंबर नहीं बनाते हो, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पीड़ित तो भारत ही है टेररिज्म को लेके, हमें ही ज़रूरत पड़ती है बार बार दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिज्म में लिस्ट करवाने की या पीपल को लिस्ट करवाने की. तो आज अगर भारत इसका मेंबर नहीं बनता है तो दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग. और अगर कल को भारत मेंबर बन जाता है तो भारत के लिए क्या है, भारत को अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें करनी है और भारत को कैसे मल्टीलैटरल बाकी चीज़ों को लेके एक साथ चलना है. और फिर कल को भारत अगर मेंबर बन जाता है तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि कैसे बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो साथ लेके चले और भी लोगों को नॉन परमानेंट मेंबर बनवाए. और जब नॉन परमानेंट मेंबर बन जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए उन लोगों की और फिर उनको भी इस ग्रुप का हिस्सा बना जाए. तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन, फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. basic concepts to then we have seen the definition, and then we have seen that what is India's agenda, then we have seen what is the world agenda, कैसे वो लोग इंडिया को जो है वो बैकिंग को स्टॉप कर रहे हैं. फिर इंडिया भी हमने देखा कि इंडिया अभी तक कितनी बार मेंबर बना, फिर क्या क्या इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं और क्या क्या इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड है. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. कीप वॉचिंग परफेक्शन IAS. Till then, take care. Bye bye.